Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. This is a key and explanation of our mock test 3. In this we will discuss about stereochemistry. ओके सो अगर आपने हमारे पहले 2 सेशन नहीं देखे तो इसी प्लेलिस्ट में जो टेस्ट की प्लेलिस्ट है उसमें मौजूद हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो बाकी ट्रिक सीरीज़ भी मैं साथ साथ अपलोड कर रहा हूँ, उसको भी देखें। तो अभी इस सेशन में इंशाल्लाह हम स्टीरियोकेमिस्ट्री पे बात करते हैं। तो चलें जी, जैसे जवाद साहब ने कहा था कि एमसीक्यूज़ पहले मार्क नहीं करने ताकि उनकी स्टेटमेंट हो जाए, तो उनके कहने के अकॉर्डिंग इस मरतबा मैंने मार्क नहीं किए। तो अभी से इसको मतलब मैंने बोल्ड नहीं किए जो करेक्ट आंसर होते हैं। तो अभी डिस्कस करते हैं। ओके, स्टीरियोकेमिस्ट्री का ये सेशन तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कहते हैं इसमें कहते cis 2 ब्यूटीन on reaction with bromine gives 2,3-dibromobutane, which is dextroisomers, mesoisomer, racemic mixture और levoisomers। ओके, पहले तो हमें रिएक्शन का पता होगा। 2 ब्यूटीन है जी। ओके, हमारे पास cis 2 ब्यूटीन की बात हो रही है कि ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे CH3, ठीक है, और इस साइड पे यहाँ पे CH3। अच्छा जी, यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। कहते हैं कि इसकी हमारे पास क्या हो रही है, रिएक्शन विद ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ जब ये रिएक्शन करते हैं Br2, तो आपके पास क्या होगा बच्चों, आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये कार्बन है, मैं इधर ऊपर लिख लेता हूँ जगह कम होने की वजह से, ठीक है, और ये दूसरा कार्बन है बच्चों, ये आपके पास क्या है, CH3, और यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन था, यहाँ पे ब्रोमीन, ठीक है, इसी तरह ये आपके पास CH3। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ब्रोमीन। ओके, 2 स्टेप में ये रिएक्शन होगा बेसिकली। अब इस कार्बन को देखें तो ये कार्बन भी कायरल है। कैसे कायरल है कि ये एक 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं, एक ही आ गया, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा ये। इसी तरह ये कार्बन भी कायरल है। अब कहने का मकसद ये है कि जो आपके पास प्रोडक्ट बनी है वो क्या बनेगा। तो बच्चों, प्रोडक्ट जो आपके पास बनती है इस तरह के केसेस में जहाँ पे कार्बोकेटाइन इन्वॉल्व होते हैं, तो याद रखें वहाँ पे ना डिक्स्ट्रो कौन से होते हैं, आपको इन सब टर्म्स का भी पता होना चाहिए। मैं एक्सप्लेन करता हूँ और फिर आपको बताता हूँ। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनती है बच्चों, ना वो डिक्स्ट्रो आइसोमर्स होते हैं। डिक्स्ट्रो वो होती है जो लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करती है, जिसको डी से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, प्लस से भी इसको लिखते हैं। और मीजो आइसोमर्स जो एक सिमेट्रिकल कंपाउंड बनते हैं जो ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और रेसिमिक मिक्सचर, एक रेसिमिक मिक्सचर क्या होती है, इक्विमोलर मिक्सचर के कुछ आपके पास क्या होते हैं, जितने डी 50% आपके पास डी आइसोमर्स होंगे, मसलन डिक्स्ट्रो होंगे, और 50% ये आपके पास क्या होंगे, लीवो होंगे। तो ये बेसिकली आपके पास क्या है, करेक्ट आंसर कि रेसिमिक मिक्सचर इन ऐसे केसेस में हमारे पास बनता है। फिर उसकी रेजोल्यूशन से हम क्या करते हैं, हर एक आइसोमर्स को अलग करते हैं। तो पहले का ऑप्शन सी है जी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। कहते हैं हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, उसके बाद फिर CH Br CH3। इसको मैं ओपन करके लिखता हूँ, फिर मैं आगे बात करता हूँ जी कि इसके लिए कितने आइसोमर्स पॉसिबल हैं। मसलन आपके पास जो कंपाउंड गिवन है बच्चों, उसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है कि आपके पास ये पहले CH3 है, पहले कार्बन गिन लो ना, 1 2 3 4 5 6, 1 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 6 कार्बन यहाँ पे CH3 है, ठीक है जी। ओके, अब दूसरे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पे क्या है, डबल बॉन्ड है, उसके बाद फिर हाइड्रोजन है जी, और फिर आपके पास क्या है, CH, और फिर आपके पास क्या है, CH, ये बता रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपके पास क्या कर रहा है, ब्रोमीन की बात हो रही है, ब्रोमीन है जी। तो फिर यहाँ पे बच्चों ओके, यहाँ पे CH नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, CH2 होगा, ठीक है, नहीं तो इधर एक ब्रोमीन और होना चाहिए। ओके, ये कंपाउंड है। कहते हैं हाउ मेनी स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड के लिए स्टीरियो आइसोमर्स कितने, कैसे और कितने पॉसिबल हैं। तो बच्चों आपको पता होना चाहिए, मैंने इस तरह के ना ट्रिक्स स्टीरियो आइसोमर्स की क्या की थी, अपलोड की थी मेरी ट्रिक सीरीज़ में, आप जाके देख सकते हैं, उससे आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा। वैसे मैं जनरल बात करूँ तो आपके पास एक डबल बॉन्ड है ना, तो 2 आपके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म हो जाएंगे। एक ट्रिक आपको ये मिलती है एक्सिस और एक ट्रांस वाला,
ठीक है। तो एक आप हिंट आपको यहाँ से मिलती है, तो दो ज्योमेट्रिकल होंगे और इसमें आपके पास कायरल सेंटर भी मौजूद है। कायरल सेंटर कहाँ पे बच्चों, तो ये आपके पास कायरल सेंटर है जी। इस कार्बन के साथ एक साइड पे CH3, एक साइड पे CH2, एक साइड ब्रोमीन, एक हाइड्रोजन, तो दो ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हो सकते हैं। तो कैसे ये कैलकुलेट करते हैं आप ट्रिक जाके देख सकते हैं। खैर मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ, वो आपके पास क्या है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है जी। ओके, तीसरा क्वेश्चन है कि प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द रेसिमिक मिक्सचर इनटू ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इज कॉल्ड, कि वो प्रोसेस जिसमें रेसिमिक मिक्सचर को हम दो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स में कन्वर्ट करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं। तो बच्चे इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, रेजोल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, रिजॉल्व होते हैं जी। अच्छा, पहले वो आपके पास वो है रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन क्या होती है, जिसमें रेसिमिक मिक्सचर बनाते हैं जो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, इकोमोलर मिक्सचर लेते हैं तो। ठीक है, वाल्डन इन्वर्जन भी आपको पता है कि आपके पास क्या होती है, जैसे SN2 में होती है वाल्डन इन्वर्जन जी। ओके, एपीमेराइजेशन का भी आपको पता है कि एक कार्बन के लॉन्ग जब कन्फिग्रेशन क्या हो, डिफरेंट हो, तो आपके पास क्या हो, दो से ज़्यादा कायरल सेंटर, और एक वो जो कंपाउंड होते हैं ड्यू टू वन कार्बन कन्फिग्रेशन चेंज होती है, जैसे ग्लूकोज गैलेक्टोज, इस तरह की बातें। ओके जी, ये इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लैक्टिक एसिड इज ए मॉलिक्यूल विच शो, लैक्टिक एसिड आपको पता है, मैं अगर इसको ड्रा करना चाहूँ तो ये CH3, ये कार्बन, यहाँ पे COOH, ठीक है, यहाँ पे एक साइड पे OH होते हैं और एक साइड पे क्या होते हैं, H होते हैं जी। ये लैक्टिक एसिड है, और लैक्टिक एसिड में कायरल सेंटर होते हैं, कायरल कार्बन होते हैं, तो इसलिए ये आप कौन से शो करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। तो 4 का आंसर आपके पास क्या हो गया, बी हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप्स इन स्पेस विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर बाय रोटेशन अराउंड ए सिंगल बॉन्ड, जैसे अल्केन्स में होते हैं, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, कन्फर्मेशंस का नाम देते हैं। तो 5 में आपके पास क्या आ गया, बी। हर एक का पता है ना, कन्फिग्रेशन वाले कौन से होते हैं, जो आपके पास क्या होते हैं, ऑप्टिकल होते हैं, और जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं इनको कन्फिग्रेशन का नाम देते हैं। एनांशियोमर्स क्या होते हैं, जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती हैं उसको एनांशियोमर्स बोलते हैं। और मेटामर्स क्या होते हैं, मेटामर्स वो जो मेटामरिज्म में होते हैं, मसलन जिसमें जो पॉलीवैलेंट एटम हो और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जो कार्बन एटम हो दोनों साइड में वो डिफरेंट हो, तो उसको मेटामर बोलते हैं। खैर हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि स्टीरियो आइसोमर्स नॉट रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेज आर नोन एज। ओके, स्टीरियो आइसोमर्स नॉट रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑब्जेक्ट, खैर इस बात को थोड़ा सा वो कर लें कि कहने का मकसद ये स्टेटमेंट का ये मतलब कि ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो उसको क्या बोलते हैं। ठीक है, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो एक दूसरे के मिरर इमेज ना हो उसको क्या बोलते हैं। याद रखें बच्चों, ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एनांशियोमर्स बोलते हैं। और ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जो कि आपके पास नॉन मिरर इमेज, मतलब स्टीरियो आइसोमर्स हैं, कनेक्टिविटी सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, ठीक है, मगर जब मिरर में देखते हैं तो उनकी मिरर इमेज एक दूसरे के साथ एक जैसी नहीं होती। इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डायस्टीरियोमर्स होते हैं। आपको एग्जांपल दे देता हूँ, टार्टारिक एसिड आपने देखा होगा कि आपके पास ये है ना, COOH, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे OH, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसी तरह ये कार्बन, यहाँ पे OH, यहाँ पे आपके पास क्या है, हाइड्रोजन, और ये आपके पास क्या है, COOH। आपको इसकी मिरर इमेज बनानी भी आती है। ये वाले इधर आ जाएंगे और ये वाले दूर चले जाएंगे। ठीक है, मैं मिरर इमेज, टाइम लग जाएगा, चले मैं कोशिश करता हूँ ड्रा हो जाए। ये कार्बन, यहाँ पे OH, ये इसकी मिरर इमेज आ गई, ये मिरर बना लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन, ये कार्बन, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, और यहाँ पे आपके पास OH, ठीक है, और COOH, ये आपके पास क्या आ गई, ये मिरर इमेज आ गई। अब अगर मैं एक तीसरा आइसोमर्स बनाता हूँ, इसी को मैं हटा के मैं तीसरा बनाता हूँ। तीसरा मैं किस तरह का आइसोमर्स बनाता हूँ बच्चों, तीसरा मैं कुछ इस तरह का बनाता हूँ कि यहाँ पे OH आ जाए और यहाँ पे भी OH आ जाए, OH, ठीक है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ये उन दोनों का मिरर इमेज नहीं है, मगर उनका स्टीरियो आइसोमर जरूर है जो मीजो कंपाउंड है। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं, जैसे उन दो और इस तीसरे के दरमियान जो रिलेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, डाया स्टीरियोमर्स बोलेंगे जी। ये बात होगी जी, बी ऑप्शन।
अच्छा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 के स्टीरियो आइसोमर्स दैट कैन बी इंटर कन्वर्टेड बाय रोटेशन अबाउट ए सिंगल बॉन्ड इज नोन। अभी बात हुई है, उसको क्या बोलेंगे? कन्फार्मर बोलेंगे। ठीक है, इस तरह के आइसोमरिज्म को कन्फार्मेशंस बोलते हैं और इस तरह के आइसोमर्स को क्या बोलते हैं? कन्फार्मर्स, रोटामर्स भी बोलते हैं जी। पॉइंट याद रखने। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इज इमर्ज ड्यू टू विच रीजन। ये किस रीजन की वजह से बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 पहले हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन टू सब्स्टिट्यूट एटम। नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन ऑफ सब्स्टिट्यूट अराउंड डबल बॉन्ड, ये बात सही है कि बेसिकली जो रोटेशन है बॉन्ड्स की, ग्रुप्स की, वो रिस्ट्रिक्टेड होती है, वो रुक जाती है, उस वजह से बनते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 इन ई जेड नॉमेनक्लेचर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स ई विल बी असाइन टू। बच्चों हमने ऐसे याद किया था, ई का मतलब एनिमी, एनिमी का मतलब दुश्मन, जो एक दूसरे को खिलाफ होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो ई वाले आइसोमरिज्म कौन से होंगे? जब हायर प्रायोरिटी के ग्रुप्स जो हैं वो एक दूसरे के अपोजिट पोजीशन पे होंगे जी। एक ऊपर की तरफ होगा मालिक्यूल तो दूसरा नीचे की तरफ, ठीक है, उसको बोलेंगे। तो ऑप्शन आपके पास कौन सा आएगा क्वेश्चन नंबर 9 में? तो आपके इफ हायर प्रायोरिटी ग्रुप आंसर, ये तो बात हो ही नहीं सकती, वो जेड वाले केस में। अच्छा, ई बोलते हैं एंटीजन और वो क्या बोलते हैं? जेड जूसमैन, ठीक है, ये आपको पता होते हैं। और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैविंग हायर प्रायोरिटी ग्रुप ऑन अपोजिट डायरेक्शन असाइन। तो बी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 10 है कि इन ऑप्टिकल आइसोमरिज्म लीवो रोटेटरी आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन, डिक्सो रोटेटरी आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन, सम टाइम लीवो एंड सम टाइम डिक्सो आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन, बोथ ए एंड बी आर रॉन्ग। कौन सी बात करेक्ट है जी? क्वेश्चन नंबर 10 जी। तो आपको पता है लीवो रोटेटरी को नेगेटिव साइन से शो करते हैं और डिक्स्ट्रो को पॉजिटिव से शो करते हैं, ये आपको पता है, तो ए ऑप्शन करेक्ट है जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 कि ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म कैन बी एग्जिबिटेड बाय कंपाउंड्स हैविंग नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। तो बच्चों इन सब में जहां पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी अलोंग विद दीज, अगर आपके पास साइक्लोअल्केन्स हो उसमें भी, ये सारे केसेस में आपके पास क्या होगी? आपके पास जहां पे भी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगी तो वहां पे क्या होंगे? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा, क्योंकि हमने उसके लिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन की रिक्वायरमेंट नहीं रखी, हमने क्या रखी है कि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन हो, तो वहां पे आपके पास क्या होगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेंगे। यहाँ पे एक और बात, यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको ग्रुप कंसिडर किया जाता है, तो ये बात आपने याद रखनी। 11 क्वेश्चन होगी जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। जस्ट ए मिनट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों कि विच ऑफ द मेंशन मॉलिक्यूल कैन एग्जिबिट ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। कि हमारे पास कुछ कंपाउंड दिए गए हैं और इसमें से कौन सा है ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। मैं आपको एक शॉर्ट सी ट्रिक बता देता हूँ कि ये कार्बन है, ये डबल बॉन्ड, ये कार्बन है, इसके साथ ए लगा हो, साथ क्या हो? बी हो। इसी तरह यहाँ पे भी ए हो, यहाँ पे क्या हो? बी हो। मसलन जो डबली बॉन्डेड कार्बन है अगर उसके साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं तो बच्चों वो ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो कर सकता है। अगर ये दोनों सेम है, दोनों पे ए या दोनों पे बी है, तो वो शो नहीं करेगा, ये याद रखें। अब इसको देखें, पहले को देखें, ये शो नहीं कर सकता। क्यों बच्चों? आपको नजर आ रहा है कि दोनों CH3 ग्रुप है, ठीक है, तो पहले को डायरेक्टली क्रॉस। दूसरा एक CH3 एक CH है, यस, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सी नहीं कर सकता क्योंकि एक साइड पे दोनों क्या है, ये देखें, तो दोनों हाइड्रोजन लगे हुए, ये भी नहीं कर सकता। और डी भी नहीं कर सकता कि एक साइड पे दोनों सेम ग्रुप है, तो बी आपके पास क्या है? करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 है हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर CHOH और COOH। मैं इस मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ बच्चों। एक साइड पे आपके पास क्या है? CH और इसके साथ, जस्ट ए मिनट, मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है बच्चों, COOH, उससे नीचे कार्बन, उसके साथ एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे क्या है? OH। ये है क्या? पता नहीं, जस्ट ए मिनट। नीचे फिर कार्बन, ठीक है, फिर हाइड्रोजन, फिर ब्रोमीन और नीचे क्या है? COOH। हाँ जी, कितने कायरल सेंटर हैं? शिट, कौन सा क्वेश्चन नंबर 12 भी नहीं था, इससे आगे था। हाँ, ये तो इसमें कितने कार्बन एटम है? एक ये कायरल, एक ये कार्बन, और दोनों के आपके पास क्या है? एंड पोजीशन आपके पास सेम है। क्वेश्चन नंबर 13। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन बनता है बच्चों, कितने आपके पास आइसोमर्स होंगे? तो आपके पास क्या होंगे? 3 होंगे जी, 3 होंगे। फार्मूला कुछ याद आ रहा है? 2n-1 वाला, 2 कायरल कार्बन है, 2 की पावर 2 -1,
ठीक है, तो कितना हो गया यहाँ पे 2 बच जाएंगे, 2 आइसोमर्स ये हो जाएंगे और इसके अंदर मीज़ो कंपाउंड भी आपके पास क्या होगा, 1 होगा। तो दोनों को मिलाओ तो टोटल आपके पास क्या होंगे, 3 ऑप्टिकल आइसोमर्स बन जाएंगे। अच्छा, एक और बात याद रखनी है, इसकी मैंने एक बेहतरीन ट्रिक अपलोड की है, ठीक है, मेरी ट्रिक सीरीज़ में वो मौजूद है, वो जाके देखें तो ये वहाँ से भी आपको क्लियर हो जाएगा। ओके जी, इस पर ज़्यादा टाइम नहीं वो करते, मैंने शॉर्ट सा बता भी दिया और हमारे पास सी ऑप्शन आपके पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द मेंशन प्रॉपर्टी हैज़ ए हायर वैल्यू फॉर ट्रांस आइसोमर्स एज कंपेयर टू सिस आइसोमर्स। ओके, 2 आइसोमर्स होते हैं, एक सिस और एक ट्रांस, दोनों का आपको पता भी है बच्चों। सिस कौन सा है, जब आपके पास क्या है, मसलन ये है, यहाँ पे भी CH3 है और यहाँ पे भी CH3 है और ये आपके पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये सिस है। अगर इसी तरह ये CH3 नीचे आ जाए हाइड्रोजन ऊपर, तो वो आपके पास ट्रांस होगा। दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो हैं अगर आप कंपेयर करें, पोलैरिटी सिस की ज़्यादा होती है, ट्रांस की कम होती है जी। सॉल्युबिलिटी सिस की ज़्यादा होती है, ट्रांस की कम होती है। बॉइलिंग पॉइंट सिस का ज़्यादा होता है, ट्रांस का कम होता है। मगर जब बात आती है मेल्टिंग पॉइंट की, तो मेल्टिंग पॉइंट वो वैल्यू है जो ट्रांस की क्या होगी, ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो ट्रांस वाला है उसकी पैकिंग एफिशिएंसी गुड होती है जी, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है। आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है 14 में ए आ जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 कि विच कन्फिग्रेशन हैज़ लोवेस्ट पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी कन्फिग्रेशन है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी या जिसकी एनर्जी कम है। तो बच्चों आपको पता है स्टैगर्ड वाली वो पोजीशन है जिसमें एटम एक दूसरे से दूर दूर होते हैं, रिपल्शन, स्टेरिक रिपल्शन मिनिमम होती है। तो ये आपके पास क्या होती है, स्टेबल होती है, लोवेस्ट, क्योंकि आपको पता है एनर्जी और स्टेबिलिटी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है। तो इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, तो इसकी एनर्जी आपके पास क्या होगी, कम होगी जी। इक्लिप्स का आपको पता है जब स्टेरिक रिपल्शन जो है मैक्सिमम होती है जी, और स्क्यू फॉर्म जो स्टैगर्ड और इक्लिप्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है उसको, तो सबसे स्टेबल स्टैगर्ड, उसके बाद स्क्यू, और सबसे कम स्टेबल क्या होगी, इक्लिप्स होगी। क्वेश्चन नंबर 16 है, कहते हैं सिस 2 ब्यूटीन ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन गिव 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन विच इज, ये तो पहले भी बात होगी, सॉरी ये रिपीट हो गया, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, रेसिमिक मिक्सर बनेगा। पहला क्वेश्चन है ये रिपीट हो गया जी। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, अकॉर्डिंग टू RS सिस्टम द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्योरिटी ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज। RS सिस्टम आपको पता है ना, कॉन इंगोल्ड प्रीलॉक सिस्टम, ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर आप प्योरिटी देते हो। कार्बन नंबर से डायरेक्टली बॉन्डेड एटम का एटॉमिक नंबर देखते हो। अगर दोनों सेम एटम है तो फिर आइसोटॉप्स देखते हो, आइसोटॉप्स। अगर इसी तरह दोनों आइसोटॉप्स नहीं, एक जैसे एटम लगे हुए तो फिर आप उससे नेक्स्ट एटम देखते हो, ठीक है, इस तरह। तो प्योरिटी ऑर्डर देखें किसका ज़्यादा होगा जी, शाबाश। पहले में देखें COOH, फिर CHO और फिर CH2OH जी। इसी तरह बी में देखें, क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, बी में CH2OH, नहीं जी इसका नहीं हो सकता। तो पहले वाले का प्रायोरिटी ऑर्डर, अच्छा लास्ट भी है, इसको भी कंपेयर कर लें, नहीं जी। पहले में कार्बन फिर ऑक्सीजन, यस कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रायोरिटी तो ज़्यादा। सेकंड नंबर पे अब अल्डिहाइड आएगा या अल्कोहल आएगा, तो आप देखें इसमें कार्बन एक हाइड्रोजन और दूसरी साइड पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है, इसमें कार्बन दोनों साइडों पे हाइड्रोजन से जुड़ा है। तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए वाली की जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो ठीक है जी। सबसे हायर कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर CHO अल्डिहाइड और उसके बाद अल्कोहल की। ये क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 18 है, द एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन पोलरोमीटर रिलाइज ऑन, मसलन जो एंगल ऑफ रोटेशन है जिसको स्पेसिफिक रोटेशन कभी कभी आप नाम टाइम देते हो, वो किस पे डिपेंड करते हैं। तो बच्चों वो कंसंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस पे भी डिपेंड करते हैं, वो नेचर ऑफ द सब्सटेंस पे भी डिपेंड करते हैं, वो लेंथ ऑफ पोलरिमेट्रिक ट्यूब पे भी डिपेंड करता है। तो हम क्या कहेंगे, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस, इन सारे फैक्टर्स पे वो क्या करते हैं, डिपेंड। इसके अलावा टेम्परेचर पे भी वो डिपेंड करते हैं, ये भी याद रखें। 18 में आपके पास ऑप्शन डी आ जाएगा। 19 है कि प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द रेसिमिक मिक्सचर इनटू ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स इज फेमस एज, उसको उसके नेम एज ना, ये पहले भी आ चुके, उसको क्या बोलते हैं जी 19 में जी, रेजोल्यूशन बोलते हैं जी। अच्छा, विच ऑफ द मेंशन कंपाउंड टाटोमिराइज, के कौन सा कंपाउंड टाटोमिराइज होता है। टाटोमर्स आपको पता है ना कि ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन जो है हमारे पास क्या होते हैं, कंपाउंड बन सकते हैं। तो पहले देखें नाइट्रो इथेन क्या होते हैं, CH3 CH2 N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है, एक ये कंपाउंड आ गया। दूसरा है एथेनॉल, एथेनॉल में तो नहीं होती जी।
तीसरा इथॉक्सी इथेन, उसमें भी नहीं होती। क्लोरो इथेन, उसमें भी नहीं होते। तो टॉटोमेराइजेशन वाला जो ऑप्शन है वो आपके पास क्या है, नाइट्रो इथेन का है। इसमें आपके पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन जो है यहाँ से उधर शिफ्ट हो जाते हैं और आपके पास क्या बनता है, डबली बॉन्डेड। मसलन आपके पास ये बन जाता है, जस्ट अ मिनट, या इस तरह बनाओ या इस तरह कर लो, जस्ट अ मिनट। इस तरह कर लो। ये आपके पास क्या होता है, उसका टाटोमर। ये लास्ट टाइम के पीपीएससी क्वेश्चन में भी आया था। ठीक है, टाटोमेराइजेशन इसमें पॉसिबल होती है नाइट्रो अल्केन्स में। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि 2-ब्यूटानॉल इज ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इट कंटेंट। 2-ब्यूटानॉल होता क्या है, देखें उसको पहले। 1 2 3 4, 2 पे OH है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, और बाकी हाइड्रोजन पूरे कर लें तो 2 आ जाएंगे और इधर आपके पास क्या होंगे, 3 होंगे। अब बात क्या हो रही है इसमें कि 2-ब्यूटेन ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज इट कंटेन, पहली बात है एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, दूसरे प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीसरे सेंटर ऑफ सिमेट्री ए हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री हो तो फिर तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो फिर भी एक्टिव नहीं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो कोई रीजन ही नहीं है। तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। एन एसिमेट्रिक कार्बन केस में एसिमेट्रिक या इसमें कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है ना, जिसके साथ 4 क्या है, डिफरेंट ग्रुप। एक साइड पे ये है, एक साइड पे ये, एक साइड पे ये और एक साइड पे ये पूरा, तो कायरल कार्बन है। तो 21 में आपके पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है, कहते हैं विच ऑफ द मेंशन कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो आपने अभी पढ़ लिया ना, इसमें से कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, लैक्टिक एसिड होता है ना, जो आपको याद है। तो अगर बोथ या ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन ही मीन वही आपके पास करेक्ट है। 22 में यह ऑप्शन आ गया जी। मीजो वाले आपको पता है ना, बाकी टाटेरिक एसिड वाले ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, मीजो वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। एसिटिक एसिड में तो वो होते ही नहीं है, अपने पर कार्बन सक्सीनिक एसिड में यही हाल है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्हाट इज द पॉसिबल नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर ए कंपाउंड कंटेंट 2 डिसिमिलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम। जब 2 एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स हों, ठीक है, तो उसके नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। फिर बात वही कि ये जो मैंने ट्रिक अपलोड की थी तो उसमें आपने देखना है। तो इसके लिए मैंने फार्मूला क्या बताया ट्रिक में, 2 की पावर n, जितने कायरल सेंटर हैं उसको पावर बना लो। 2 सेंटर हैं तो 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सी वाला। ठीक है, इसकी मैंने ट्रिक बताई है, ट्रिक सीरीज में जाके देख लें। क्वेश्चन नंबर 24 के विच ऑफ द मेंशन स्टेटमेंट इज रॉन्ग अबाउट एनांशियोमर्स। एनांशियोमर्स मैंने आपको बताया था नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज, उसको एनांशियोमर्स बोलते हैं। पहले रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, सही है। दूसरी हैव द सेम मेल्टिंग पॉइंट्स। तीसरी मेंशन स्टेटमेंट इज रॉन्ग पूछ रहा है ना, बिल्कुल रोटेट भी करते हैं, सेम मेल्टिंग पॉइंट क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी, नॉन सुपरइम्पोजिबल मिरर इमेज, बात तो ये भी ठीक है। और सुपर इम्पॉसिबल मिरर, ये डी ऑप्शन गलत है जी, रॉन्ग स्टेटमेंट हमने ढूंढनी है, बाकी सारी बातें ठीक है। तो 24 में ऑप्शन डी ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास एनांशियोमर्स हैव डैश कैरेक्टरिस्टिक, हैव द सेम मेल्टिंग पॉइंट, रोटेट ऑर्डिनरी लाइट को तो रोटेट नहीं करते, प्लेन पोलराइज को करते हैं। और सुपर इम्पॉसिबल मिरर है जी, ये बात भी गलत। रिएक्ट विद ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल एट द सेम रेट, रिएक्ट विद ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल विद द सेम रेट, तो ये भी आपके पास कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि ऑप्टिकली इनएक्टिव मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे विद सेम रेट, जब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे और डिफरेंट रेट कैसे करेंगे। तो पहली बात आपके पास क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपके पास क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्यों, क्योंकि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, तो क्या उनकी कनेक्टिविटी और जो बाकी मॉलिक्यूलर फॉर्म है वो सेम है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी। तो 25 में आपके पास करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगा। नेक्स्ट है 26 कि इट इज पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑप्टिकल आइसोमर्स। कौन सी हम टेक्निक या इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, तो बाय पोलैरीमीटर, पोलैरीमीट्री टेक्निक है जी, पोलैरीमीटर इंस्ट्रूमेंट है। तो इससे हम क्या करते हैं, ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम क्या करते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो 26 में ऑप्शन आपके पास ए। 27 देखें जी कि प्लेन पोलराइज लाइट इज इफेक्टेड बाय, कौन प्लेन पोलराइज लाइट को इफेक्ट करता है, इफेक्ट करने का मतलब उसके ऊपर असरअंदाज होता है, उसको चेंज करता है जी। तो कायरल मॉलिक्यूल्स ही हैं बेसिकली। ऑल पॉलीमर्स आइडेंटिकल नहीं, ऑल
जो कायरल मालिक्यूल्स होते हैं बच्चों, ये ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, तो प्लेन पोलराइज लाइट को इफेक्ट करते हैं। कैसे? अगर डेक्स्ट्रो रोटेटी है तो क्लॉकवाइज रोटेट कर लेते हैं उसको, और लीवर रोटेटी तो एंटी क्लॉकवाइज। तो 27 का ऑप्शन ए करेक्ट है जी। क्वेश्चन नंबर 28 है कि ए मालिक्यूल इज सेड टू बी कायरल, कि किसी मालिक्यूल को हम कायरल तब कहते हैं इफ इट कंटेन्स ए प्लेन ऑफ सिमेट्री। नहीं जी, प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा तो ए कायरल। कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री, नहीं जी, ये भी होगा तो ए कायरल। कैन नॉट बी सुपरइम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, तो ये ऑप्शन करेक्ट है कि मालिक्यूल तब कायरल होगा जब वो मिरर इमेज के ऊपर सुपरइम्पोजेबल नहीं होगा। कैन बी सुपरइम्पोज ऑन इसमें, ये बात भी गलत है। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी आ गया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 के एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मस्ट कंटेन एटलीस्ट 4 कार्बन। पहला ऑप्शन, इट इन सॉल्यूशन ऑलवेज गिव्स नेगेटिव रीडिंग इन पोलरीमीटर। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी, मस्ट ऑलवेज कंटेन एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम। और डी, व्हेन इन सॉल्यूशन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड एज। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए कौन सी बात ठीक है? 29। तो 29 में जो करेक्ट ऑप्शन लग रहा है बच्चों, बाकी बातें भी ऑलमोस्ट ठीक है, कि मस्ट कंटेन एटलीस्ट 4 कार्बन, नहीं, ये बात तो गई गलत। इन सॉल्यूशन ऑलवेज गिव नेगेटिव वैल्यू लाजमी तो नहीं है, पॉजिटिव भी दे सकते। मस्ट ऑलवेज कैन एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम, बहुत सारे मालिक्यूल हैं जब एसिमेट्रिक कार्बन एटम होता है मालिक्यूल और लाइट को रोटेट नहीं करता, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता, जैसे मीजो कंपाउंड। तो हमारे पास डी ऑप्शन जो है मोस्ट प्रोबेबल। एक बात आप याद रखें कि जो एंट्री टेस्ट या कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन करेक्ट लग रहे होते हैं, मगर आपने जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है उस पर पहुंचना होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल ऑप्शन है वो डी है, कि जब सोल्यूशन में होगा वो प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करे, रोटेट करे, तो हम कहेंगे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ठीक है, बात ही खत्म। क्वेश्चन नंबर 30 है बच्चों, कि मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट जी, बहुत इंपॉर्टेंट। मैलिक एसिड और फ्यूमेरिक अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाते हैं। ओके, फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है बच्चों? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये COOH, यहां पे भी ये COOH, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन। डाइओइक एसिड, ब्यूटीन डाइओइक एसिड, इसको क्या बोलते हैं? फ्यूमेरिक एसिड। और ये कौन सी फॉर्म है? ये ट्रांस, मैंने कैसे याद किया हुआ? फ्यूमेरिक, फ्यूमेरिक से एक्ट्रिक के फार, एक दूसरे से दूर। ठीक है, मसल ग्रुप एक दूसरे से दूर होंगे तो वही ट्रांस होगा ना। और इसी की जो सिस फॉर्म होती है, मसल वो बना लो, ये कार्बन है, ये कार्बन, यहाँ पे भी COOH, यहाँ पे भी COOH, और बच्चों यहाँ पे भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी आपके पास क्या होगा? हाइड्रोजन। ये जो फॉर्म है ये आपके पास क्या है? सिस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? मैलिक एसिड, और ट्रांसफार को क्या बोलते हैं? फ्यूमेरिक। और ये कौन से आइसोमर्स है? तो ये आपके पास क्या है? बाय रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से ना, और सिस ट्रांस को हम क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। तो 30 में जो ऑप्शन है वो आपके पास कौन सा होगा? ए होगा जी। नेक्स्ट चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 31 कि विच ऑफ द मेंशन आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। कौन से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैं जी? फंक्शनल आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, चेन आइसोमर, ये सारे स्ट्रक्चरल में आते हैं। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन आएगा, 2D, 2 डायमेंशनल जी। तो आपके पास 31 में आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट है बच्चों वो आपके पास डी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 कि कंपाउंड HCN एंड HNCR। ओके, HCN और NHC ये आपके पास क्या है जी? HCN एंड HNCR। अच्छा, इस कंपाउंड्स को आप देखें ना, तो अब इसमें ना एलिमिनेशन वाली टेक्निक लें। देखिए, कन्फार्मर हो सकते हैं, नहीं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन साइड ऑफ पॉलीवैलेंट एटम मेटामर्स उसको बोलते हैं, ये भी नहीं हो सकते। अब तीसरी बात, फंक्शनल आइसोमर्स, कि इनके फंक्शन ग्रुप डिफरेंट हो। और चौथी बात, ये टाटोमर्स। टाटोमर्स क्या होते हैं? बाई जो किसकी वजह से हो? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की वजह से। यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन के साथ अटैच है, और वहाँ पे हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ अटैच है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन आएगा? डी ऑप्शन, टाटोमर्स। ये आपके पास क्या है? आपस में टाटोमर्स है। रीजन समझना है कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की वजह से बेसिकली ये बने, और जो ड्यू टू पोजिशन शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन इन इंट्रामालिक्यूलर, ठीक है, इंट्रामालिक्यूलर के एक ही मालिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की वजह से जो आइसोमर्स बने उनको हम क्या बोलते हैं? टाटोमर्स। तो 32 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास कौन सा है जी? डी है जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं कि अल्काइल साइनाइड एंड अल्काइल आइसोसाइनाइड्स। अल्काइल साइनाइड क्या होते हैं बच्चों? ये होते हैं, और अल्काइल आइसोसाइनाइड ये, और NC। अब ये क्या है? आर
अब बहुत सारे स्टूडेंट हमें ये कहेंगे कि वहाँ पे पीछे तो हमने इनको क्या बोला था, टाटोमर्स, बट दे आर नॉट टाटोमर्स बच्चों। क्यों? टाटोमर्स हमने जस्ट ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की पे हमने बात की थी। तो इनकी बात करें, ये टाटोमर्स भी नहीं होते, ये मेटामर्स भी नहीं होते, ज्योमेट्रिकल भी। तो ये कौन से होंगे? ये फंक्शनल आइसोमर्स होंगे, फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स, कि इन दोनों के अंदर फंक्शन ग्रुप चेंज है बेसिकली। ठीक है, दोनों में डिफरेंस रखना है, उसके साथ ही मैंने इसको इसीलिए डिस्कस किया। ओके जी, क्वेश्चन नंबर कि ये कौन सा था? 33 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास बी। 34 है बच्चों, सेवरल कंपाउंड कोरिस्पॉन्ड टू मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। बहुत सारे कंपाउंड्स के इसी फार्मूले के साथ क्या करते हैं, कोरिस्पॉन्ड करते हैं। उन सब का कहने का मकसद है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये है, तो वो आइसोमर्स आपस में क्या होंगे? ए ऑप्शन, फंक्शनल आइसोमर्स हो सकते हैं? नहीं ना, फंक्शनल आइसोमर्स के लिए तो हेटेरोएटम होना चाहिए ना। ये तो अल्केन है बेसिकली। कौन सा? ब्यूटेन है। ब्यूटेन तो फंक्शनल आइसोमर्स नहीं शो करता। चेन आइसोमर्स, टाटोमर्स भी नहीं हो सकते। पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन फंक्शन, इसमें तो कोई फंक्शन ग्रुप ही नहीं होता। ये कौन सा आइसोमर्स है? बी ऑप्शन आपके पास क्या होगा? करेक्ट होगा कि चेन आइसोमर्स है बेसिकली। तो 34 में जो ऑप्शन करेक्ट है वो बी है जी। क्वेश्चन नंबर 35 कहते हैं इन रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन डी एंड एल आर ए साइन। याद रखें, डिफरेंस रखना है। स्मॉल डी एंड स्मॉल एल वो क्या करते हैं? वो शो करते हैं किसको? ऑप्टिकल रोटेशन को, कि डिक्स्ट्रो है या लीवो है। और कैपिटल डी और कैपिटल एल ये ग्लाइसरल्डिहाइड के रेफरेंस से हमें, उस रेफरेंस से हमें कंपाउंड की साइन करते हैं कि OH ग्रुप अगर आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड पे है तो उसको एल बोलते हैं, अगर राइट साइड पे है तो उसको डी बोलते हैं जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 जी, इसका कहते हैं नंबर ऑफ कायरल सेंटर, इसको बताते हैं इन रिलेशन टू नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो इन रिलेशन टू ग्लाइसरल्डिहाइड। तो ये ग्लाइसरल्डिहाइड के रिलेशन में ये कॉन्फ़िगरेशन आती है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि एपीमर्स आर द स्टीरियोमर्स ऑफ कंपाउंड विच डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट वन कायरल सेंटर, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट पर्टिकुलर कायरल सेंटर इन अ कंपाउंड हैविंग मोर देन वन कायरल सेंटर, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन एट वन कायरल सेंटर ओनली इन साइक्लिक कंपाउंड, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 36 इसको करेक्ट। तो ये डिफर करते हैं एक कायरल सेंटर, मसलन ऐसा कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा कायरल सेंटर हो और एक कायरल सेंटर में जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपके पास क्या हो, डिफरेंट हो, तो उस तरह के आइसोमर्स को हम क्या बोलते हैं? एपीमर्स। जैसे ग्लूकोज और ग्लैक्टोज ये आइसोमर्स है, एपीमर्स है, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 37 के स्टीरियो आइसोमर दैट आर रिलेटेड लाइक एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स मिरर इमेज नॉन सुपरइम्पोजेबल आर नोन एज, कि जो नॉन सुपरइम्पोजेबल मिरर इमेज हो, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम क्या नाम देते हैं? तो ए ऑप्शन करेक्ट है ना, इनांशियोमर्स का नाम देते हैं। तो 37 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए आएगा जी। 38 देखें जी, कैन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ ए पेयर ऑफ इनांशियोमर इन नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? रेसिमेट या रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो बी ऑप्शन आपके पास 38 में क्या है? कन्फर्म है जी। क्वेश्चन नंबर 39 देखें, विच ऑफ द मेंशन मेथड इज हेल्पफुल एंड यूज फॉर रेजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। पहले फिजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड, तो ये सारे मेथड आपके पास क्या होते हैं? रेजोल्यूशन में यूज होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो डी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, द फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईथर। ईथर क्या होते हैं? ये होते हैं ना, मसलन मैं एक बना लेता हूँ, CH3 ऑक्सीजन और ये CH3, इसका फंक्शनल आइसोमर्स क्या मतलब? फंक्शन ग्रुप आइसोमर्स कौन सा होगा? तो आपके पास ये हो सकते हैं ना, CH3 CH2 और यहाँ पे OH, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। तो आपके पास कौन सा है? अल्कोहल है बेसिकली। तो 40 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है जी। ओके, नेक्स्ट है 41 कि इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑप्टिकल आइसोमर्स। कैसे ऑप्टिकल आइसोमर्स को डिस्टिंग्विश करते हैं? तो पहले यूजिंग केमिकल टेस्ट, बाय मास स्पेक्ट्रोमेट्री, बाय बाइपोलरिमीटर। डी ऑप्शन आपके पास क्या है? करेक्ट है जी। तो 41 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है जी। नेक्स्ट 42 में प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इफेक्टेड बाय कायरल मॉलिक्यूल्स, ये उसको इफेक्ट करते हैं। कायरल मसलन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज उसको रोटेट करते हैं। 42 में सी। नेक्स्ट है 43 ए मालिक्यूल इज कंसिडर्ड एज कायरल, कि किसी मालिक्यूल को हम कंसिडर करते हैं कायरल कब? इफ इट कंटेन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री, नहीं, कंटेन्स सेंटर ऑफ सिमेट्री, कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन, यस दैट्स द पॉइंट, कि अगर कोई मालिक्यूल अपने मिरर इमेज के ऊपर सुपर इम्पोजेबल नहीं होता तो उसको हम क्या करते हैं? कायरल कंसिडर करते हैं और वो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। 43 में जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी। ओके, नेक्स्ट है 44 विच ऑफ द मेंशन ग्रुप्स हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग द कॉन एंड गॉल्ड प्रीलॉक्स सीक्वेंस रूल। तो बच्चों मैंने आपको बताया है जिसका एटॉमिक नंबर को देखेंगे, ठीक है? तो एटॉमिक नंबर देखें किसका ज़्यादा है,
तो आपके पास सारे कार्बन है और एक ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एटॉमिक नंबर 8 होते हैं, डायरेक्टली अटैच है, इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। तो डी ऑप्शन होगा किसमें, 44 में। नेक्स्ट 45 है कि विच ऑफ द मेंशन ग्रुप हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी अकॉर्डिंग द कॉन इंगोल्ड प्री लॉक सीक्वेंस रूल। अब सब में कार्बन है, फिर क्या करेंगे, फिर देखेंगे पहले वाले में देखें कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, दूसरे में 1 हाइड्रोजन, तीसरे में कोई नहीं। और यहाँ पे एक और बात, जब मल्टीपल हो, मसलन ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, तो इसको आपने ऐसे कंसीडर करना है कि एक कार्बन के साथ और दूसरे कार्बन के साथ इस तरह कार्बन जुड़ा हुआ है। और इसी तरह जब कार्बन कार्बन क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, इसको कैसे कंसीडर करते हैं, कार्बन एक कार्बन के साथ, ये दूसरे के साथ और ये तीसरे के साथ इस तरह जुड़ा हुआ। तो आपके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी किस में होगी, 45 में। सी ऑप्शन आपके पास क्या होगा, करेक्ट होगा। ये थे हमारे 45, अच्छा आगे भी थे, सॉरी। अच्छा दरअसल ना ये अच्छा सेशन था स्टीरियो केमिस्ट्री, लास्ट टाइम भी KPPSC के सेशन में जो पेपर हुआ था लेक्चर 7 तकरीबन 10-12 क्वेश्चन इससे उठाए हुए थे, ठीक है। तो इसलिए मैंने एक ही सेशन इसका बनाया कि ताकि इसमें मसला ना हो। इसकी ट्रिक्स भी इसीलिए मैंने साथ ही अपलोड की कि आपको मसला, अगर आपने वो नहीं देखी उनको भी देखें, ताकि आपके पास स्टीरियो केमिस्ट्री के जो पोर्शन है, क्योंकि ये BSc का टॉपिक है ना, BS लेवल का, FSC में तो इतनी खास नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से इसमें कोई चीज़ रहनी नहीं चाहिए। ओके 46 है बेंजीन हैज़ एक्सेस ऑफ सिमेट्री। एक्सेस ऑफ सिमेट्री ये होती है कि आपके पास कोई एक्सेस है, उसके गिर्द आप क्या करते हो, किसी मालिक्यूल को घुमाते हो तो एक फेस कितनी मरतबा रिपीट होता है। एक होती है प्लेन ऑफ सिमेट्री के, उसको कितने इक्वल प्लेन्स में आप क्या कर सकते हो, कट कर सकते हो। और एक क्या होती है सेंटर ऑफ सिमेट्री के, सेंटर में कोई पॉइंट रखें और हर तरफ अगर उसके मूव करें तो एक जैसा ग्रुप अपीयर हो, ठीक है। तो ये, तो इसमें क्या होती है, ये डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है कि बेंजीन के अंदर सारी ये सिमेट्री होती है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी होती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री भी होती है। तो आपके पास 46 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो डी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन स्टैगर्ड एंड इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन इज। अब ये फैक्ट है, इसको याद करना होगा। तो सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है, 12.5 इतनी है आपके पास क्या होती है एनर्जी डिफरेंस स्टैगर्ड और इक्लिप्स कन्फर्मेशन में, ठीक है। किसकी एनर्जी ज़्यादा है, इक्लिप्स की ज़्यादा है ना। तो इक्लिप्स से जब स्टैगर्ड में जाएगी तो एनर्जी रिलीज होगी, और स्टैगर्ड से इक्लिप्स में आएगी तो एनर्जी आपके पास क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। तो सी ऑप्शन 47 का सी ऑप्शन करेक्ट है जी। 48 देखें, व्हाट इज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन बोट एंड चेयर कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन। पता है ना चेयर कन्फर्मेशन का, ये जो कन्फर्मेशन होती है बच्चों, मुझसे बनी ही नहीं सही। कुछ इस तरह से चेयर कन्फर्मेशन और बोट, मुझसे सही नहीं बन रही इसमें, अच्छा देखनी है खुद ही, मैं कोशिश करता हूँ अगर बन जाए तो। ये इस तरह की बोट कन्फर्मेशन, तो इन दोनों के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है 48 का, वो ये क्या होती है, कितना होता है एनर्जी डिफरेंस जी। तो 48 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा बच्चों वो ए होगा। इनको आपने याद ही रखना होगा, ठीक है, क्योंकि इन्हें तो कोई उस तरह का कॉन्सेप्ट है नहीं। तो दोनों का जो एनर्जी डिफरेंस है वो आपके पास क्या होगा, ए होगा। उसका 12.5 था, यहाँ पे क्या है 44, 48 का ए ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है कि विच ऑफ द मेंशन मेथड हेल्पफुल एंड यूज फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिगरेशन ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा मेथड हेल्पफुल होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का। पहला है डाइपोल मूवमेंट, किसकी ज़्यादा होती है, सिस या ट्रांस, सिस की ज़्यादा होती है क्योंकि पोलैरिटी ज़्यादा होती है। मेल्टिंग पॉइंट ये ट्रांस की ज़्यादा होती है, सॉल्बिलिटी ये सिस की ज़्यादा होती है। तो ये सारे आपके पास मेथड हैं जो यूज़ हो सकते हैं किसको, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को डिस्टिंग्विश करने के लिए। 49 का जो करेक्ट ऑप्शन डी। ओके लास्ट क्वेश्चन है जी 50 कि एंथ्रासीन इज आइसोमेरिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग। एंथ्रासीन क्या होता है देखें, ठीक है, ये एंथ्रासीन है जी। और इसका जो आइसोमर्स है कि आइसोमेरिक विद, तो ये डी ऑप्शन आपके पास करेक्ट है। फिनांथ्रीन वो क्या होता है उसको भी देख लो। एक रिंग ऊपर को निकला था, ये फिनांथ्रीन है और ये आपके पास क्या है एंथ्रासीन। तो डी ऑप्शन आपके पास 50 में आपके पास करेक्ट है। अच्छा जी, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। तो
इसी तरह हमारे इंशाल्लाह सेशन अपलोड होते रहेंगे। राउंड अबाउट हम 25 से 30 टेस्ट जो हैं वो लेंगे। अभी तक हमारे 3 टेस्ट हुए हैं। शेड्यूल हमारा बना हुआ है जी, उसको फॉलो करें, उसी के अकॉर्डिंग स्टडी करें। कोई मसला परेशानी है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ मैं टेस्ट भेजता हूँ, आप लोग ऐड नहीं है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसमें ऐड कर दूंगा जी। तो इसी तरह हमारे इंशाल्लाह ये मॉक टेस्ट चलेंगे और आपके पास मार्च या अप्रैल में आपका टेस्ट होगा, तो उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करें। विश यू गुड लक। कोई भी आपको परेशानी हो, मसला हो, तो आपने मुझे बताना है। ट्रिक्स सीरीज़ भी मैंने स्टार्ट कर लिया, अराउंड अबाउट 50+ ट्रिक्स में अपलोड करूँगा उस पर, तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। तो ऑल दी बेस्ट फॉर यू, थैंक यू सो मच। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। और एक और चीज़ मैं बताऊं, जब आप ये कर लें अपने जो टेस्ट के मार्क्स हैं ना, उसको फिर मुझसे शेयर कर लें, कमेंट बॉक्स में ही लिख लें।